गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने परावर्तन और गोलीय दर्पण पढ़ लिए थे। आज हम प्रकाश की घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी घटना है वो है प्रकाश का अपवर्तन। यह आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ होता है मुड़ना। ठीक है, क्या परिभाषा पढ़ी हुई थी हमने छोटी क्लास में इसकी, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो पृथक्कारी तल होता है, तो माध्यमों का जो पृथक्कारी तल होता है, जहाँ पर पहला माध्यम दूसरे माध्यम से अलग होता है, वहाँ पर वो टकराएगी। और टकराने के बाद अब वो वापस नहीं लौट रही है, वो आगे बढ़ रही है, पारगमित हो रही है, लेकिन उसका पथ जो है अपने पथ से वो विचलित हो रही है, मुड़ रही है। यानी जिस दिशा में वो आ रही थी अब उस दिशा में नहीं जा रही, वो आगे तो जा रही है लेकिन वो अपने पथ से विचलित हो गई है, अर्थात वो मुड़ गई है। देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। हम देख रहे हैं, मान लो ये एक प्रकाश की किरण है, ये विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। देखो, विरल और सघन माध्यम क्या है, ये भी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। विरल माध्यम वो माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश का वेग सघन माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ऐसे समझिए आप कि हम कहीं जा रहे हैं, एक तो हम खुले मैदान में जाएं तो हम आसानी से और ज़्यादा दूरी कम समय में पार कर सकते हैं, तो हमारी चाल अधिक होगी खुले मैदान में जहाँ कोई अवरोध नहीं है। और यदि हम एक जंगल में जाएं जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, घना जंगल है, तो वहाँ हम ज़्यादा समय में कम दूरी तय करेंगे, तो हमारी चाल कम होगी। क्यों? सघनता है, वहाँ पर पेड़ों की सघनता है। इसी प्रकार से माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं, विरल और सघन। विरल माध्यम कौन से होते हैं? जिनमें प्रकाश को चलने में आसानी रहती है, अर्थात उसकी चाल अधिक होती है। और सघन माध्यम कौन से होते हैं? जिसमें माध्यम के कण जो हैं प्रकाश संचरण में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए तो वो सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम होती है। तो पहला हम उदाहरण ले रहे हैं विरल से सघन। एक प्रकाश की किरण आई, पृथक्कारी तल पे टकराई, कितने कोण पे आ रही है? आई। आपतन कोण कितना है? आई है। टकराने के बाद वो ये एन डैश क्या है? अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है, पृथक्कारी तल पे लंब है ये। टकराने के बाद ये अभिलंब की ओर झुक गई, जबकि इसको सीधा जाना था, ऐसे सीधा ना जाके क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर झुक गई। झुकी क्यों है? क्योंकि ये इसका विरल माध्यम में वेग ज़्यादा था और सघन माध्यम में इसका वेग कम हो गया। कम होने के कारण ये झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, उल्टा है। यहाँ पर वेग कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो जब प्रकाश की किरण आई, पृथक्कारी तल के बिंदु पर टकराई, आपतन कोण आई, तो हम देखते हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो ये प्रकाश की किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि इसका वेग बढ़ गया। विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में वेग बढ़ गया, दूर हट गई। ठीक है, तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक प्राप्त होगा, r ग्रेटर देन i और r लेस देन i। ठीक है, तो अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? प्रकाश की किरण का मुड़ना। इसको हम परिभाषा के रूप में लिखें, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से
विचलित हो जाती है। तो विचलित में मतलब मुड़ना, विचलित यानी मुड़ना, विचलित हो जाती है। प्रकाश की द्वारा प्रदर्शित इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। देखो विचलित होना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित करते हैं मुड़ना, विचलित में दोनों आ गए, वो या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, डिपेंड करेगा कौन से माध्यम से आ रही है और कौन से माध्यम में वो जा रही है। तो विचलित के अंदर दोनों चीज़ें हैं, अभिलंब की ओर मुड़ रही है या अभिलंब से दूर हट रही है। तो प्रकाश की द्वारा प्रदर्शित इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हमने नियम पढ़े थे, इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित भी नियम है, अपवर्तन के नियम। पहला नियम देखो, पहला नियम परावर्तन और अपवर्तन में समान है कि आपतित किरण, जब अपवर्तन की घटना हो रही है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जो परावर्तन में नियम था वही अपवर्तन में नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल्स लॉ, क्या कहेंगे इसको? स्नेल्स लॉ। ये पूछा जाता है परीक्षा में और प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछा जाता है। इसके ऊपर आधारित प्रैक्टिकल भी है, इस पे वाइवा भी होता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर इसमें प्रश्न पूछता है स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम देखिए, आपतन कोण की ज्या, ये सब पढ़ चुके हैं आप छोटी क्लास में। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन की ज्या, जो हम साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा, साइन का मतलब होता है ज्या। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष, या यूँ कहें कि इनका जो अनुपात होता है वो नियत होता है, का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। किसके बराबर होता है? कांस्टेंट होता है ये। और ये किसके बराबर होता है? जो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के तुल्य होता है। अपवर्तनांक के तुल्य होता है। देखो दोबारा से देखो, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, फिक्स होता है, जो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के तुल्य यानी बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? देखो आपतन कोण कितना है? आई है, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। ठीक है, ये ज्या है, इनका अनुपात नियत होता है और वो किसके बराबर होता है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के तुल्य होता है, n2/n1। इसको क्या कहेंगे? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, या हम यूँ कहें प्रकाश का पहले माध्यम में वेग अपॉन दूसरे माध्यम में वेग, या यूँ कहें प्रकाश की पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य अपॉन दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य। जैसे हमने अध्याय 1 में परावैद्युतांक पढ़ा था,
कुचालक पदार्थों के लिए। उसी प्रकार से ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये निरपेक्ष भी होता है और सापेक्ष भी होता है। देखिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के तुल्य होता है। ठीक है, या इसको दूसरे रूप में कहें कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होता है। या इसको हम ऐसे कहें कि पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुपात के बराबर होता है। इसकी 3 परिभाषाएं हैं। ठीक है, अब ये अपवर्तनांक क्या है, इसको हम देखते हैं। अपवर्तनांक, उससे पहले हम जो अपवर्तन के नियम पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा नियम और लिख लीजिए। तीसरा नियम है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की चाल, रंग एवं तरंग दैर्ध्य, ये तीनों क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। जबकि प्रकाश की जो आवृत्ति है, उसकी जो किरण की आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। जबकि हमने प्रकाश के परावर्तन में क्या देखा था, चाल, रंग, आवृत्ति सब अपरिवर्तित रहती हैं। लेकिन यहाँ पर चाल, रंग और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो गई, केवल आवृत्ति अपरिवर्तित है। ठीक है, तो ये अपवर्तन के 3 नियम हैं। छोटी कक्षाओं में हमने केवल 2 ही पढ़े थे। अब हम प्रकाश के अपवर्तन में एक शब्द आया है, अपवर्तनांक। इसको दोबारा से देखते हैं, क्या है ये अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलती दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ रही है, या तो वो अभिलंब के पास आ रही है या अभिलंब से दूर हट रही है। तो जो प्रकाश का जो मुड़ना है ये किसके कारण होता है, अपवर्तनांक के कारण होता है। क्योंकि एक माध्यम और दूसरे माध्यम दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं कि दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, इस वजह से उनके अपवर्तनांक भी अलग अलग होते हैं। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर मुड़ना किसके कारण होता है, अपवर्तनांक के कारण होता है। अपवर्तनांक में अंतर के कारण होता है। पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग है। और जब हम उनका सापेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे, यानी दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो वो हमें कुछ एक राशि प्राप्त होती है, एक संख्या प्राप्त होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोनों माध्यमों के निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है उनमें अंतर होता है, इस वजह से ही अपवर्तन की घटना प्रदर्शित हमें होती है। जो अपवर्तनांक होता है ये माध्यम जो होता है माध्यम अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे मान लो हम कुछ उदाहरण लें, निर्वात।
यहाँ हम ले रहे हैं माध्यम और यहाँ हम ले रहे हैं अपवर्तनांक। जैसे निर्वात है, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, इसलिए अपवर्तनांक उसका 1 होता है। हवा या वायु, हवा या वायु, इसके लिए अपवर्तनांक होता है 1.003 और इसको लगभग हम 1 मान लेते हैं। हवा या निर्वात को, हवा या वायु को हम निर्वात के बराबर मान लेते हैं क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.003 लगभग 1 के बराबर होता है, लेकिन अंतर तो है ही। तीसरा है पानी यानी जल, जल क्या होता है 4/3 यानी 1.33। कांच, कांच के लिए होता है 3/2 यानी 1.5, ठीक है। और जो फ्लिंट कांच होता है, फ्लिंट कांच के लिए 1.54। और यदि हम हीरे के लिए बात करें, हीरे के लिए बात करें तो हीरे के लिए अपवर्तनांक 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है, अर्थात 2.4। फ्लिंट कांच के लिए कितना होता है? 1.59। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माध्यम चेंज होने पर उनका अपवर्तनांक भी परिवर्तित हो रहा है। जिस माध्यम का जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, वो माध्यम उतना ही सघन कहलाएगा। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, 2.4 है, तो ये सबसे ज़्यादा सघन माध्यम है, ठीक है। और निर्वात कैसा है? विरल माध्यम है। और ये डिपेंड करेगा, एक माध्यम हो सकता है कि यहाँ पर जो हम हवा ले रहे हैं और पानी ले रहे हैं, अगर हम हवा और पानी लें तो यहाँ पर हमें हवा विरल माध्यम और पानी सघन माध्यम दिख रही है, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक 1 है और पानी का कितना है? 1.33 है, पानी का ज़्यादा है, इसलिए ये विरल और ये सघन दिख रहा है। लेकिन यदि हम दूसरा जोड़ा लें, पानी और कांच, तो पानी का कितना है? 1.33 और कांच का कितना है? 1.5। तो अब इस स्थिति में पानी विरल माध्यम हो गया और कांच कैसा हो गया? सघन माध्यम हो गया। तो ये डिपेंड करेगा, सापेक्षिक, यही तो सापेक्षिकता का सिद्धांत है। हम किसके नज़रिए से देख रहे हैं? दूसरी चीज़ क्या है जिसके नज़रिए से हम देख रहे हैं? जब हम हवा और पानी का ले रहे हैं तो हवा विरल और पानी सघन, और जब हम पानी और कांच ले रहे हैं तो पानी विरल और कांच सघन, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक पानी की तुलना में ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम माध्यम कौन सा ले रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। धन्यवाद।